यार ये जो नोटबुक्स तुम लोग यूज करते हो, ये टी शर्ट जो तुम लोग पहनते हो, जिस कॉपी से तुम लोग पढ़ते हो, ये वाटर बॉटल जो तुम पानी पीने के लिए यूज करते हो, क्या कभी तुमने ये सोचा है कि ये सारी चीजें कहाँ बनती है और कैसे बनती है? जब हमने एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ा था तब देखा था कि 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सेक्टर था, वो हमने समझ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी सेक्टर की, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, या फिर इंडस्ट्रीज के बारे में। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, मेरा नाम है सृष्टि और मैं हूं तुम्हारी एसएसटी मेंटोर। आज के लेक्चर में, आज की लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज बोल लो या फिर सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज बोल लो, एक ही बात है, वन और द सेम अदर थिंग्स है। नाउ अब भाई इंडस्ट्रीज क्या होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, है ना, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या फैक्टर्स है जिससे इंडस्ट्री की लोकेशन अफेक्ट होती है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मेजर इंडस्ट्रीज का, शॉर्ट क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं और 1 पेजर क्या होने वाला है, ये हमें आज के लेक्चर में, आज के चैप्टर में चमकाना है। तो क्या तुम लोग तैयार हो? हाउ द जोश? हाय है जोश। तो उसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे हमारा पहला टॉपिक कि इंडस्ट्रीज क्या होती है। तो तुम्हें ये पता है कि जिस नोटबुक पे तुम लिखते हो, ये नोटबुक कैसे बनती है? कुछ तो प्रोसेस होता होगा ना, कैसे बनती है? तुम्हें पता है जो नोटबुक है ये ट्रीज से बनती है, पेड़ों को काटा जाता है, वो जो वुडन लॉग्स होते हैं ना, उससे नोटबुक बनती है। तो आओ पहले आज ये देखते हैं कि नोटबुक बनती कैसे है। देखो, पेड़ों को पहले काटा जाता है, ठीक है। अब इन कटे हुए पेड़ों के साथ देखो क्या होगा। रिसाइकलिंग टन ऑफ पेपर विल सेव 17 ट्रीज। तो इसीलिए थोड़ा बचाया करो पेपर्स को, क्योंकि पेड़ बचेंगे उससे। अब जो ट्रीज है इनको एक फैक्ट्री में लाया जाता है। देखो फैक्ट्री में लेकर आ गए, उनकी बाग को रिमूव किया जाता है, फिर उस लॉग को बिल्कुल छोटे 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 चिप्स में कन्वर्ट करते हैं। उस चिप्स को क्या करते हैं, उसका पेस्ट बनाते हैं, उसको केमिकल वगैरह मिला के उसका एक पेस्ट बनाते हैं। और अब इस पेस्ट को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं ताकि सारा पानी निकल जाए। और फिर ऐसे देखो धीरे 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 तुम्हारी फ्लैट होके शीट तैयार हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, और तुम्हारे जो पेपर्स हैं वो स्मॉलर स्मॉलर पीस में कट होके बन जाएंगे। तो ऐसे बनते हैं तुम्हारे क्या पेपर्स, है ना, ऐसे हमारा पेपर बनता है। तो यार हर चीज जो है, जो टी शर्ट में पहन रही हूँ, ये जो रिमोट में यूज कर रही हूँ, ये जो पेन में यूज कर रही हूँ, ये जो वाटर बॉटल है, हर एक चीज कहाँ बनती है? किसी इंडस्ट्री में बनती है, किसी फैक्ट्री में बनती है। तो इस इंडस्ट्री, इस फैक्ट्रीज को समझने के लिए हमारे क्लास 8 का चैप्टर है क्या? इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल, है ना। तो सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी में क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल, कच्चा माल है, उसको यूज करके, उस पर प्रोसेसिंग करके, उससे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है बेटा जो कि क्या हो सकता है, मोर यूजफुल है। जैसे कि हमने वुडन ट्री का, है ना, ट्री की लकड़ी का यूज करके हमने क्या करा, ट्री की लकड़ी का यूज करके हमने क्या करा, उसको प्रोसेसिंग करी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री वगैरह में, और क्या बना, पेपर बना, इसको हम अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। तो भाई ये सब चीजें होती कहाँ है? ये सब चीजें होती है कहाँ पर? इंडस्ट्रीज में। तो इंडस्ट्री, अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज अ इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री क्या है बेटा? इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड, है ना। ऐसी जगह जहाँ कोई गुड बन रहा है, जहाँ कोई भी चीज बन रही है, उसे कहते हैं हम इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, है ना, अगर मिनरल भी एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, मतलब मान लो अगर आयरन ओर है ना, उसमें से आयरन निकाला जा रहा है, तो वो भी क्या है, इंडस्ट्री का पार्ट है। प्रोविजन ऑफ सर्विस, या फिर कोई सर्विस भी प्रोवाइड की जा रही है ना, टूरिज्म इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल। टूरिज्म इंडस्ट्री क्या कर रही है, तो एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, किसको? टूरिस्ट को, कि आपको गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो ये सब क्या होती है, इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है, या फिर एक्सट्रैक्शन हो रहा है मिनरल्स का। 3 वर्ड हमें इंपॉर्टेंटली यहाँ लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, या फिर प्रोवाइडिंग
सर्विसेज। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो गई, है ना, कोल माइनिंग इंडस्ट्री हो गई, या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई। तो ये बेटा पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री, तो हमें यहाँ पर ये चीजें लिखनी है। नाउ द मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर बिगिंस, दैट इज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो देखो समझो, तुम खुद सोचो, मैम कपड़ा बना ये एक टाइप, मतलब जहाँ पर कपड़ा बन रहा है वो एक टाइप हो सकती है, जहाँ वाटर बॉटल बनी वो एक टाइप हो सकती है, बहुत सारी टाइप हो सकती है ऐसे। तो हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड करा बेटा, हमने डिवाइड करा कि भाई हम बोलेंगे कुछ इंडस्ट्री को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्रो बेस्ड बोलेंगे। एग्रो बेस्ड मतलब क्या, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, समझना। फिर मैंने बोला मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, मरीन बेस्ड ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका रॉ मटेरियल मरीन से आ रहा है, मतलब सीज से आ रहा है, ओशन से आ रहा है ना। अभी समझना, आराम से समझना, तुम्हें सब समझ में आएगा। फिर मैं कह सकती हूँ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका रॉ मटेरियल कच्चा माल कोई मिनरल हो। ठीक है मैम, समझ में आ गया। फिर मैंने कहा तुम्हें एग्रो बेस हो गया, मरीन बेस हो गया, मिनरल बेस हो गया। फिर मैंने कहा तुम्हें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसका रॉ मटेरियल कहीं जंगल से आ रहा हो। जैसे मैम आपने एक एग्जांपल दिया था पेपर इंडस्ट्री का, उसका रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आ रहा है। तो क्या तुम्हें ऐसा समझ में आ रहा है कि ये सभी जो हैं ये क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री का on the basis of what, on the basis of raw materials। मतलब क्या कि यार जो इंडस्ट्री है उसका जो कच्चा माल है वो कहाँ से आया, है ना। अगर मान लो कि कोई ब्रेड की इंडस्ट्री, समझना ब्रेड की इंडस्ट्री है, ब्रेड का रॉ मटेरियल क्या है, व्हीट है ना, गेहूं से ब्रेड बनेगी। गेहूं कहाँ उगता है, एग्रीकल्चर में उगता है। तो क्या मैं कह दूं कि ब्रेड बेकिंग इंडस्ट्री एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, चमका। यस, मैं कह रही हूँ फिश ऑयल, है ना, फिश का ऑयल बनता है, मेडिसिन वगैरह में यूज होता है। फिश ऑयल का रॉ प्रोडक्ट क्या है, फिश है। फिश कहाँ होती है, सीज में होती है, ओशन में होती है। तो मैं क्या कह दूं कि फिश ऑयल इंडस्ट्री एक मरीन बेस्ड इंडस्ट्री है। समझ में आया। मिनरल बेस्ड, भाई आयरन और स्टील की इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या लगेगा, कोल लगेगा, है ना, मिनरल लगेंगे। क्या मैं कह दूं कि ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। हाँ जी मैम। फॉरेस्ट बेस्ड, अभी मैंने बताया क्या, पेपर। तो रॉ मटेरियल की, भाई रॉ मटेरियल कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, उसके बेसिस पे हम इंडस्ट्री को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक क्लासिफिकेशन और होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि भाई छोटी है आपकी इंडस्ट्री, स्मॉल है, या फिर लार्ज है, छोटू है या बड़ी है। स्मॉल हो गई तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज हो गई बड़ा प्रॉफिट, बड़े बड़े एम्प्लॉयमेंट, है ना, बड़ा बड़ा धंधा, तो क्या हो जाएगी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन होता है, एक क्लासिफिकेशन और क्या होता है, क्या तुम्हें पर्पल कलर दिख रहा है, यस दिख रहा है, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, कि भाई किसकी है इंडस्ट्री। अरे इंडस्ट्री है किसकी, क्या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की है। भाई अलग सर की फिजिक्स वाला है ना, अलग सर की फिजिक्स वाला है, तो फिजिक्स वाला क्या हो गई, एक प्राइवेट इंडस्ट्री हो गई। पब्लिक इंडस्ट्री, भाई गवर्नमेंट की होनी चाहिए, इंडियन रेलवेज, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंडियन भारतीय सरकार की इंडस्ट्री है वो क्या हो जाएगी, पब्लिक इंडस्ट्री, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री। फिर बात करेंगे जॉइंट इंडस्ट्री। जॉइंट मतलब क्या कि हमारे जो पब्लिक है और प्राइवेट है दोनों मिलकर, है ना, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर अगर कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, ये प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों की मिलकर अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है तो कैसी हो जाएगी, जॉइंट इंडस्ट्री। और फाइनली कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव्स बेटा ऐसे होते हैं, समझो अमूल एक कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब क्या, इसमें बहुत सारे ओनर है, मतलब अमूल के दूध जहां से आ रहा है उसकी जो गाय है, उसके जो फार्मर्स हैं, जिन फार्मर्स की वो गाय है, वहां से लगा के तो जो अमूल दूध की पैकेजिंग कर रहा है जो इंडस्ट्री, सब उसके ओनर है ना। मतलब बहुत सारे लोग जब एक इंडस्ट्री के ओनर होते हैं, जहां से रॉ मटेरियल आ रहा है वो भी ओनर, जहाँ प्रोसेसिंग हो रही है वो भी ओनर, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो भी ओनर, सब उस इंडस्ट्री के ओनर है। बहुत सारे लोग मिलकर जब एक इंडस्ट्री चलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। इजी पीजी, इतना ही था तुम्हारा क्या टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। चमका तुमको,
चमका है ना, ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस, मिनरल बेस, मरीन बेस, फॉरेस्ट बेस, ऑन द बेस ऑफ साइज, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट, कोऑपरेटिव। चमकी बात, यस। अब अगर कभी आंसर आ जाए है ना मैम, पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, तुम्हें मैं एक नोट देती हूँ कि एग्रो बेस में तुम लिख सकते हो कि यहाँ प्लांट्स एंड एनिमल्स का यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल बन रहा है, ब्रेड बेकिंग हो रही है, मिल्क की इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, ये सब किस में आ जाएगी, एग्रो बेस, जिसका रॉ मटेरियल कहाँ से आया है, खेतों से आया है, एग्रीकल्चर से आया है। सिमिलरली तुम मिनरल बेस में लिख सकते हो कि भाई टाटा की स्टील है ना, स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है, आयरन की इंडस्ट्री, जो मिनरल जिसका रॉ मटेरियल है वो कौन सी हो गई हमारी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सिमिलरली मरीन बेस में क्या लिख सकते हो, जो सीज और ओशन से आया, सीज और ओशन से आया, जैसे कि फिश ऑयल की इंडस्ट्री। सिमिलरली तुम फॉरेस्ट बेस में क्या लिख सकते हो, जिसका रॉ मटेरियल कहाँ से आया, कहाँ से आया, फॉरेस्ट से आया, जैसे कि पेपर की इंडस्ट्री या मेडिसिन की इंडस्ट्री है ना, मेडिसिनल हर्ब्स जो हैं वो कहाँ मिलती है, जंगलों में मिलती है। तो ऐसे आप इन पॉइंट्स को बेटा लिख सकते हो। आई होप चीजें चमक रही होंगी बिल्कुल अच्छे से। ऑन द बेस ऑफ साइज तुम्हें मैंने बता दिया, स्मॉल स्केल, छोटू और लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। पॉइंट्स क्या रहेंगे बेटा, देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो घरों में ही चल रही है ना, बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज चलती है, छोटी महिलाएं चलाती हैं, इन्हें कॉटेज इंडस्ट्री भी कहते हैं, है ना, पॉट वीविंग, लोग बास्केट बना रहे हैं, अगर तुम नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो बैम्बू से लोग बास्केट वगैरह बना रहे हैं ना, वीविंग वगैरह कर रहे हैं। तो छोटी इंडस्ट्री है ना, कम जगह पर होती है, कम लोग होते हैं, कम प्रॉफिट होता है, कम इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई, पॉटरी की, कॉटेज इंडस्ट्री, बास्केट वीविंग इंडस्ट्री, ये सभी इसमें आ जाएंगी। लार्ज स्केल क्या होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है ना, जैसे टाटा की है, टाटा स्टील जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना, बढ़िया बढ़िया कार्गोज चलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बाहर सामान भेजे जाते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वो होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, जैसे मैंने तुम्हें कहा, प्राइवेट मतलब कोई एक पर्सन चला रहा है ना, कोई एक पर्सन, कोई एक इंडिविजुअल चला रहा है या कोई ग्रुप चला रहा है, जैसे फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला एक क्या है, प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्री है। पब्लिक क्या हो जाएगी, जो सरकार चला रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL या सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, पब्लिकली ओन्ड है, सरकार के द्वारा ओन्ड है। जॉइंट में क्या हो रहा है बेटा, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिलकर चला रहे हैं, जैसे कि क्या, मारुति उद्योग लिमिटेड। कोऑपरेटिव मतलब क्या, बहुत सारे लोग चला रहे हैं, है ना, जिनका रॉ मटेरियल, जिनका कच्चा माल है, उस किसान से लेके तो वो बिजनेसमैन जो ये चीजें ट्रांसफर करवा रहा है, लॉजिस्टिक्स वाला, सब मिलके क्या कर रहे हैं, इसको ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे अमूल हो गया या सुधा डेयरी हो गया, ये सब क्या है, कोऑपरेटिव। स्पेशली तुम्हें डेयरी सेक्टर जो है वो तुम्हें कोऑपरेटिव में देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो दूध वगैरह किसान दे रहा है वहां से लगा के तो जो पैकेजिंग कर रहा है सब क्या हो जाते हैं, इसके ओनर हो जाते हैं, ठीक है। चमकी बात, यस और नो, समझ में आ रहा है एवरीवन, चमका तुमको, यस। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक है, कौन कौन से फैक्टर्स किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स जो लोकेशन को अफेक्ट करेंगे, क्या बोलते हो, सोचो यार खुद सोचो। मैं एक ऐसी जगह पर इंडस्ट्री खोल दूं जहां दूर दूर तक पानी नहीं, बिजली नहीं, कोई काम करने वाला नहीं, क्या मेरी इंडस्ट्री चलेगी? मैम कैसी बात कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ा ना होता है। कैसी जगह में इंडस्ट्री खोलूंगी, जहां पर अच्छा पानी मिल जाए, लोग मिल जाए काम करने वाले, है ना, ट्रांसपोर्ट बढ़िया हो, गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव वगैरह दे दे, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, रॉ मटेरियल मिल जाए, अरे भाई सब मिल जाएगा, वहीं में इंडस्ट्री खोलूंगी ना। तो क्वेश्चन 2 एग्जाम में आएगा 3 मार्क्स में, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि रॉ मटेरियल मिल जाए इजीली, लेबर काम करने वाले मिल जाए, पैसा वगैरह मिल जाए, लोन वोन मिल जाए, अच्छा मार्केट हो बेचने के लिए, पानी की सुविधा हो, कम्युनिकेशन हो, है ना, वाईफाई वगैरह चल जाए, ट्रांसपोर्ट तो ऐसा ना हो कि कहीं मैंने ऐसे दूर जंगलों में जाके अपनी इंडस्ट्री खोल दी, वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं, अब मैं खुद ही अपने प्रोडक्ट ले लेके क्या कर रही हूँ, इधर से उधर भाग रही हूँ। लैंड मिल जाए जहाँ इंडस्ट्री खोलनी है, पावर मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, यही जगह पर मैं क्या करूँगी, अपनी इंडस्ट्री को खोलूंगी, ठीक है। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एग्जाम में देखने को तुम्हें मिल सकता है। नेक्स्ट है, तुमने हर चीज में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट हमने एग्रीकल्चर में भी देखा था, सिमिलर सी बात है भाई इंडस्ट्रियल सिस्टम में भी क्या होता है, तुम कुछ इनपुट दोगे। फॉर एग्जांपल तुमको ब्रेड बेकिंग करनी है, तुमने इनपुट क्या दिया, गेहूं को इनपुट दिया, है ना, रॉ मटेरियल को इनपुट दिया,
प्रोसेसिंग हुई, उस गेहूं को साफ वाफ किया गया, उसको आटा बना, उसकी ब्रेड बनी, पैकेजिंग हुई, सब क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुई, ये सब इंडस्ट्री में होता है। और फाइनली तुमने ट्रांसपोर्ट करवा दिया, हमारे तक वो पहुंच गया, वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो सिमिलरली यार इंडस्ट्री में भी 3 चीजें होती हैं। अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए, बहुत वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये क्वेश्चन शायद ही आएगा, बट फिर भी अगर आ जाए कि इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या क्या होता है, तो सीधा लिखना है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है। एक एग्जाम्पल तुम दे सकते हो टी शर्ट का ले सकते हो, ब्रेड का ले सकते हो, कि भाई हमने कॉटन को दिया है ना एज अ रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग हुई उस पर, और फाइनली हमें एक टी शर्ट मिल गई। ठीक है भाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनपुट क्या हो सकता है, कॉटन, वर्कर्स, फैक्ट्री। प्रोसेसिंग में क्या क्या होगा, उसकी भाई गिनिंग, उस कॉटन को साफ किया जाएगा, सेपरेट का धागा बनेगा, फिर उसको सिलेंगे, वीव करेंगे, कलर करेंगे, उस पर प्रिंट करेंगे, ये सब क्या हो जाएंगे उसकी प्रोसेसिंग। और फिर फाइनली आउटपुट क्या हो जाएगा, द ब्यूटीफुल टी शर्ट या शर्ट जो अभी आप पहनकर ये लेक्चर देख रहे हैं। चमकी बात समझ में आ रहा है एवरीवन, चमका, ठीक है, इजी पीजी। चलो नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन क्या होते हैं, वो रीजन, यार बहुत इजी चैप्टर है ये, तुमको नाम से समझ में आ रहा है मैम, वो रीजन जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्रियल रीजन होगा, सीधी बात है। जिस रीजन में बहुत सारी इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्रियल रीजन होगा, है ना। तो इंडस्ट्रियल रीजन क्या है, जहां पर नंबर ऑफ इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री पास पास में क्या है, लोकेटेड है। ठीक है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन वर्ल्ड के कौन कौन से हैं, ईस्टर्न अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। तुम ये फोटो में देख सकते हो, तुम्हें एशिया देखो, तुम्हें मेजरली कहाँ दिखेगा, देखो कुछ अमेरिकन कंट्रीज तुम्हें दिखेंगी, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में तुम्हें कुछ दिखेगा, थोड़ा बहुत कुछ कुछ तुम्हें कहीं कहीं पर साउथ अमेरिका में दिखेगा, मेजरली तुम्हें यूरोप और एशिया में, और कुछ थोड़ा सा अफ्रीका में भी कुछ इंडस्ट्रियल लोकेशंस देखने को मिल जाएगी। देखो हमारे यहाँ पर गंगा वैली में, है ना, झारखंड वेस्ट बंगाल वाली तरफ जमशेदपुर, सुना है ना, टाटा, जमशेदपुर, तो हमारे यहाँ पर भी वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाली तरफ तुमको क्या दिखेगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। ठीक है, मेजर इंडस्ट्री कहाँ लोकेट होती है, नियर सी पोर्ट, टेम्परेट एरियाज एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड। देखो सीधी बात है, जहाँ रॉ मटेरियल इजीली मिलेगा, जैसे कोल है ना, कोल जो है वो बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को कोयला जो है एज अ रॉ मटेरियल लगता है, तो जहाँ पर कोयला इजीली अवेलेबल हो, जहाँ पर सी पोर्ट हो, सी पोर्ट क्यों हो, ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना भाई। अगर हम लोग कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में अगर हमारे कोई इंडस्ट्री है तो वो पोर्ट के पास है, क्यों पोर्ट के पास है, ताकि वहां से क्या हो रहा है, अगर हमें कहीं भी बाहर, है ना, एक्सपोर्ट करना है अगर हमारा सामान, तो इजीली शिप के थ्रू, है ना, जहाज के थ्रू क्या हो सकता है, बाहर के देशों में चीजें जा सकती है। और टेम्परेट एरिया मतलब जहां बहुत गर्मी भी नहीं है, बहुत ठंडी भी नहीं है, अच्छा खासा टेम्परेचर है, ताकि क्या हो सके, इंडस्ट्रीज हमारी चल सके। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, इजी पीजी। ये तुम्हारा एक वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजन का डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इंडिया की अगर हम बात करें, स्पेशली इंडिया में कहाँ कहाँ तुम्हें इंडस्ट्रियल रीजन देखने को मिलेंगे, तो एक है हमारा गुड़गांव दिल्ली बेल्ट, अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट, मुंबई पुणे बेल्ट तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि मैक्सिमम मैम थोड़ा सा सी के पास ही है ना, कुछ इंटीरियर में भी है बट तुम्हें मैक्सिमम सी के पास ही दिखेंगे। देखो कोलम तिरुवनंतपुरम बेल्ट, बैंगलोर तमिलनाडु बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, छोटा नागपुर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है बेटा, छोटा नागपुर और हुगली बेल्ट। ठीक है, तो ये एक बार आप देख सकते हो, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द मेजर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स ऑफ इंडिया, तो 3 से 4 नाम आप यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नाउ अच्छा, इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझ में भी आ गया, इंडस्ट्रीज के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन 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 खुद सोच के देखो कि अगर इन इंडस्ट्रीज को ठीक से टेक केयर नहीं किया जाए, यार इन इंडस्ट्रीज को नहीं देखा जाए कि यार इसमें कितना पॉल्यूशन हो रहा है ना। आज हम देख रहे हैं कि हमारे दिल्ली के आसपास के एरिया में बहुत पॉल्यूशन होता है, क्यों, क्योंकि आसपास काफी सारी क्या है, इंडस्ट्रीज है। तो यार ये इंडस्ट्रीज से कभी कभी ऐसे डिजास्टर हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि उसमें लोगों की जान चली जाती है ना। इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या होता है बेटा, एक्सीडेंट्स, जो एक्सीडेंट मेनली ऑकर होते हैं ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डियस मटेरियल, है ना, कि भाई कुछ मशीन एकदम फट गई, कुछ टेक्निकल फेलियर आ गया, एकदम कोई गैस लीक हो गई, है ना, आग लग गई, इस टाइप के तुम्हें आए दिन आजकल न्यूज में देखने को चीजें मिलती है। तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर दो बहुत मेजर है, एक इंडिया का हमें देखना है, इंडिया का जो कि हमारे एमपी भोपाल में हुआ था,
बहुत ही खराब इंसिडेंट यार, बहुत खराब इंसिडेंट। मतलब आज तक लोग मतलब उससे सफ़र कर रहे हैं, है ना। आज भी जब भोपाल में बच्चे होते हैं तो बहुत सारे बच्चों को कुछ ना कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, बिकॉज कुछ समय पहले एक अमेरिकन फैक्ट्री के कारण हमारे इंडिया के भोपाल में वो क्या हो गया था, डिजास्टर हो गया था। और एक हमें देखना है चाइना का डिजास्टर, ठीक है। 2 डिजास्टर हम फटाफट क्विकली देख लेते हैं। वन ऑफ द वर्स्ट डिजास्टर वाज इन भोपाल। 3 दिसंबर 1984 को ये हुआ था, है ना। यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी जो इंडियन नहीं थी, अमेरिकन थी। इंडिया में क्यों आ गए मैम ये? क्योंकि इंडिया में चीप लेबर मिल रहा है ना। गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन नहीं बना रखे हैं ताकि इनको क्या मिल सके, मतलब गवर्नमेंट ने कोई इतना टाइट रेगुलेशन नहीं बना रखे। अगर ये अमेरिका में फैक्ट्री खोलते तो इनको सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता, बहुत महंगे लेबर मिलते। इंडिया में भाई कोई सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं। एक रात को क्या हुआ, इसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की एक गैस लीक हो गई। गैस लीक हुई आधी रात में, है ना। जैसे ही गैस लीक हुई लोगों को कफिंग स्टार्ट हुई, लोगों को इरिटेशन होने लगा और काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई, है ना। लगभग 12:30 बजे रात की ये बात है। ऑफिशियल नंबर तो 3598 है, पर तुम्हें पता है कि ऑफिशियल नंबर और अनऑफिशियल नंबर में काफ़ी फर्क होगा, है ना। इतने लोगों की वहाँ पर डेथ हो गई। तुम सोच के देख रहे हो, 3500 तो यहाँ लिखा हुआ है, कितने लोगों की वहाँ पर क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इस टाइप के इंसिडेंट हो जाती है, ठीक है। एक और इंसिडेंट हुआ था घाओ शाओ शिनचैंग चाइना में, जहाँ पर 243 लोगों की डेथ हो गई, 9000 पीपल इंजर्ड हो गए, 64,000 लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट मतलब बचा लिया गया। तो इस टाइप के जो डिजास्टर्स हैं वो इंडस्ट्री के कारण हो जाते हैं, लेकिन इसको रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ मेजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज रिस्क रिडक्शन मेजर्स, है ना। आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि आप इंडस्ट्रीज तो हमारे इंडिया में बहुत लोग खोल रहे हैं, बट व्हाट आर द रिस्क रिडक्शन मेजर्स, मतलब कि रिस्क ना हो, किसी ह्यूमन बीइंग की जान ना जाए। क्या क्या हो सकता है कि सेफ्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फायर अलार्म्स होने चाहिए प्रॉपर। अगर वहाँ कोई पॉइजनस गैस यूज हो रही है तो लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है तो आसपास के लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि उस इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें बन रही है, कौन कौन से टॉक्सिन्स हैं। और जहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं उस एरिया में इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, थोड़ी दूर होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ हो भी जाए तो लोगों तक जो है अफेक्ट नहीं हो। इस टाइप की चीज़ें आप लिख सकते हो, है ना, कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से थोड़ा दूर रहे इंडस्ट्री, लोगों को पता हो कि कितने टॉक्सिन्स हैं उस इंडस्ट्री में, है ना। फायर वार्निंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड, है ना। ऐसा ना हो कि बहुत सारा टॉक्सिक सब्सटेंस उस फैक्ट्री में स्टोर्ड है, नहीं तो अगर वो लीक करा तो फिर आपको पता है कैसे डिजास्टर हो सकते हैं। पॉल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज, है ना, प्रॉपर क्वालिटी चेक होनी चाहिए यार कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री कितना पॉल्यूशन फैला रही है ना। उस हिसाब से इंडस्ट्रीज को परमिशन मिलनी चाहिए। भोपाल कांड के बाद हमारे इंडिया में थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ चीजें, है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया और तब थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ, पर उसके पहले तो इंडस्ट्रीज मतलब क्या चल रहा था वहाँ पर वही लोग जानते हैं। इस कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में भी आई और इंडिया में फिर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हुए, लागू किए गए। नेक्स्ट टॉपिक इस, देखो मेजर इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है, आयरन और स्टील, टेक्सटाइल, और अभी इमर्जिंग इंडस्ट्री कौन सी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी इंडस्ट्री, जिसके थ्रू मैं तुमसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पुरानी इंडस्ट्रीज में तुम्हें आयरन एंड टेक्सटाइल, और अभी इमर्जिंग इंडस्ट्री कौन सी हो जाएगी हमारी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। इसके मेजर जगह कहाँ कहाँ ये इंडस्ट्रीज लोकेटेड है ये हमें याद करना है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज मेजरली जर्मनी, यूएसए, जापान, चाइना और रशिया में तुम्हें देखने को मिलेगी। टेक्सटाइल कपड़ों की इंडस्ट्री तुम्हें मेजरली इंडिया, हांगकांग, कोरिया, जापान, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में देखने को मिलेगी। एंड आईटी इंडस्ट्री जो है, एक तो हमारा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया दैट इज बैंगलोर, और सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया में आपको आईटी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। हमारे जो टॉपिक है, हमारा जो सिलेबस है, उसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बहुत डीप में समझाया गया है। क्यों? क्योंकि यार तुम सोच के देखो, बिना आयरन, बिना लोहे के, बिना स्टील के क्या कोई दूसरी इंडस्ट्री चल सकती है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री तो बैकबोन है यार? कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें मशीन तो चाहिएगी। अरे वो मशीन तो आयरन और स्टील की बनती है ना, तो बिना आयरन और स्टील इंडस्ट्री के कोई दूसरी इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ओल्डर इंडस्ट्री है ना। हमारे इंडिया में तुमने जमशेदजी टाटा का नाम सुना होगा,
ठीक है, वो अकेली प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्री थी बिफोर इंडिपेंडेंस। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम लोग डीप में इस लेक्चर में बेटा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये फीडर इंडस्ट्री, फीडर मतलब इसके बिना कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ठीक है, आयरन और स्टील जब कुछ उसके मशीन बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, तभी दूसरी इंडस्ट्रीज भी क्या होंगी, चलेंगी। अच्छा, इसमें इनपुट क्या लगता है, रॉ मटेरियल क्या लगता है, आयरन और कोल और लाइमस्टोन। प्रोसेसिंग होती है ना, ब्लास्ट फर्नेस में सब चीजें डाली जाती है, गरम गरम क्या होता है, प्यूरिफाई होता है, फाइनली आपको आउटपुट दिखेगा स्टील के पाइप्स या स्टील के अलग अलग प्रोडक्ट। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो इनपुट होता है तुम्हारा आयरन और कोल और किसका, लाइमस्टोन का, उसका रेशियो इंपॉर्टेंट है। 8 टन ऑफ कोल, 4 टन ऑफ आयरन और 1 टन ऑफ लाइमस्टोन से तुमको मिलता है 1 टन ऑफ स्टील। ये याद करना है, ये रेशियो तुम्हें डेफिनेटली एग्जाम में आएगा बेटा। 8 टन कोल के, उसमें क्या मिलाया, 4 टन आयरन और उसमें मिलाया 1 टन लाइमस्टोन, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1 टन स्टील। 8:4:1 है ना, C:I:L, CIL है ना, CID याद है ना, CID तो याद कर लो CIL। ठीक है, कोल आयरन लाइमस्टोन 8:4:1। क्लियर है, चमकी ये बात, एवरीवन समझ में आ रहा है? चमक रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मैम चमक गया, CG है मैम। ठीक है, अच्छा क्यों मैम सिर्फ स्टील के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी पढ़ाओ, IT इंडस्ट्री भी पढ़ाओ। बेटा स्टील इज द बैकबोन, दिस इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। एक कील से लेके तो बड़ी से बड़ी जहाज तक हर चीज किसकी बनी है, आयरन और स्टील की ही बनी है ना। अच्छा, ये बहुत इजीली बहुत मोल्डेबल होता है ना, इसको वायर बना दो, पाइप बना दो, शीट बना दो, ठोका पिट्टी करो, उसको कुछ भी बना सकते हो तुम। स्टील के बर्तन बनते हैं अलग अलग शेप के, तो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है, इसके अलग अलग, इसमें अलॉयज अलग अलग चीजें मिला के अलग अलग चीजें से बन सकती है। जैसे कि हमने छोटा सा उसमें एल्यूमिनियम मिलाया, निकल मिलाया, कॉपर मिलाया, तो एल्यूमिनियम मिला के उसके एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स बनवा दिए, है ना। तो इससे बहुत चीजें क्या हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। अलॉय गिव अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस एंड एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। ठीक है, जो अलॉयज है अलग अलग, जस्ट मिनट, हाँ जी, जो अलॉयज है अलग अलग, उससे है ना, उसमें प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती है, हार्ड हो जाता है स्टील, है ना, उसमें रस्ट जंग नहीं लगती। तो इस टाइप से क्या है, हमें स्टील की इंपॉर्टेंस को समझना है। ठीक है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्टील, फ्रॉम पिन टू शिप, सब कुछ किसका बना हुआ है यार, स्टील का ही तो बना हुआ है। अब स्टील की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो स्टील की इंडस्ट्रीज हैं उसकी लोकेशन चेंज होती गई टाइम के साथ। अगर तुम देखोगे कि 1800 AD के पहले, है ना, 1800 के AD के पहले, मतलब 1800 AD के पहले जो स्टील की इंडस्ट्रीज थी वो कहाँ लोकेटेड थी पता है, जहाँ पे कोल इजीली अवेलेबल है ना, जहाँ पर कोल इजीली अवेलेबल है, पानी वानी अच्छा है और क्या है, पावर मिल रही है। क्यों, सोचो उस समय इतना ज्यादा लोग एक्सपोर्ट नहीं करते थे, बाहर नहीं भेजते थे, वहीं बनाया वहीं बेच दिया और काम हो गया। इसलिए भाई कोल मिल जाए, रॉ मटेरियल मिल जाए, पावर मिल जाए, पानी मिल जाए, वहां पर लोकेट हुई। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि ट्रेन का यूज करके हम क्या करेंगे, दूर दूर अपनी चीजें बेचेंगे, है ना। हमने स्टील के भाई बहुत बर्तन बनाए हैं। अब धीरे धीरे लोग कहाँ शिफ्ट हुए, जहाँ रेलवे स्टेशन पास है। ठीक है, 1800 से 1950 में बेटा लोग शिफ्ट करे अपनी इंडस्ट्रीज को, जहां पर क्या है, रेलवे ट्रैक्स वगैरह पास है। और एकदम लोगों को समझ में आया रेलवे से भी सस्ता क्या पड़ेगा, सी से भेजना, जहाजों से भेजना। तो 1950 के बाद से लोगों ने कहाँ शिफ्ट कर लिया अपनी इंडस्ट्री, जहां पर पास में तुम्हें क्या मिल जाए, सी पोर्ट मिल जाए, जहां तुम्हें पास में क्या मिल जाए, सी पोर्ट, कि तुमने जहाज में सामान रखा और भेज दिया। ऐसे तो इंडिया में हमारा जमशेदपुर वाला रीजन या कोलकाता हुगली वाला रीजन हमने देखा, इधर हमने और बेल्ट देखे थे, विशाखापट्टनम बेल्ट देखा था, मुंबई बेल्ट देखा था, सब थोड़ा सा क्या है, सीज के पास में, ताकि इजीली क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर चैप्टर। नाउ हमारे इंडिया के इंपॉर्टेंट अगर तुम एरिया देखोगे तो जहां पर स्टील प्रोड्यूस होता है दैट इज जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, है ना, बुरनपुर, राउरकेला, बोकारो। स्पेशली तुम्हें दिखेंगे 4 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, है ना, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। इन 4 स्टेट में तुम्हें मेजरली क्या देखने को मिलेगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। ठीक है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। Other significant steel areas in India are Bhadravati and Vijayanagar in Karnataka, Visakhapatnam in Andhra Pradesh and Salem in Tamil Nadu। इन सबसे इम्पोर्टेंट एक है जमशेदपुर। ठीक है, जिसके बारे में हम डीप में पढ़ने वाले हैं। जमशेदपुर, जमशेद जी टाटा इसके फाउंडर थे।
ये कहाँ पर लोकेटेड थी? साक्ची नाम के एक विलेज में। किस विलेज में? साक्ची। लेकिन जमशेद टाटा का इतना नाम आगे हुआ कि उस विलेज का नाम साक्ची से क्या हो गया? जमशेदपुर हो गया। क्यों? क्योंकि जमशेद जी टाटा ने वहां पर टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लगाया था। बिफोर इंडिपेंडेंस ये क्या थी बेटा? एक लौती। टिस्को वॉज द ओनली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्राइवेटली ओन्ड। इंडिपेंडेंस के पहले एक लौती इंडस्ट्री थी, है ना। उसके बाद तो काफी सारी इंडस्ट्रीज आयरन और स्टील की इंडिया में डेफिनेटली बनी है। कहाँ पर है? 1907 में साक्ची में इसको फाइंड किया गया था। अब जमशेदपुर कहते हैं उसको। झारखंड में इंडस्ट्री लोकेटेड है। क्यों भाई साक्ची क्यों? अरे एक ही बात यार, है ना, एक ही बात। साक्ची क्यों करेंगे मैम? रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा, पानी है, नदी है, ट्रांसपोर्ट है, वही बात लिखनी है ना। रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा, लेबर मिल जाएगी चीप। जहां तुम्हें बोले कि यहाँ क्यों लगा इंडस्ट्री, तो वो फैक्टर सारा जो पॉइंट था ना कि रॉ मटेरियल मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, ये सब तुम चिपका देना, ठीक है। कि भाई यहाँ पर रेलवे लाइन है पास में, है ना, रॉ मटेरियल पास में है, मार्केट पास में है, अच्छा बढ़िया वाटर है फ्रॉम खारखाई सुवर्णरेखा रिवर, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर देती है ना, फंडिंग वगैरह दे देती है, इसलिए साक्ची में लगाया गया। लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज पिट्सबर्ग, है ना। जैसे हमारे जमशेदपुर है इंडिया का, वैसे अमेरिका का है पिट्सबर्ग, जहां पर आयरन और स्टील की काफी सारी इंडस्ट्री पहले हुआ करती थी, अभी थोड़ी शिफ्ट हो गई है ना। पहले बहुत इंडस्ट्री पिट्सबर्ग में होती थी, ठीक है। पिट्सबर्ग में काफी सारी आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज थी, अब थोड़ा शिफ्ट हो गया है, बट पिट्सबर्ग के बारे में हमें पढ़ना है। इट इज अ मेजर स्टील सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लोकेशन एडवांटेज वही बात है सेम कि भाई कोल इजीली अवेलेबल है मैम, पास में है ना, आयरन ओर मिल जाता है, आयरन की माइन है तो आयरन भी मिल जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हमें ग्रेट लेक्स है पास में, ठीक है, तो एफिशिएंट रूट मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो जाता है। कुछ रिवर्स के नाम तुम्हें पढ़ने हैं, ओहायो, मोंगोंग-घेला एंड अलेघेनी रिवर जो है वो इस इंडस्ट्री को वाटर सप्लाई कर देती है। जहां तुम्हें लिखना है लोकेशन एडवांटेज, एक बात लिखना है कि पानी इजीली अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है, कोल मिल जाएगा, आयरन ओर मिल जाएगा, पावर अच्छी मिल जाएगी। ये सारे पॉइंट्स तुम लिख दोगे, तुम्हारा एक नंबर भी यहाँ पर कटने वाला नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा वो शिफ्ट हो चुका है ना। मोस्ट लार्ज स्टील मिल्स आर नाउ लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ मोंगोंग-घेला एंड अलेघेनी रिवर्स एंड अलोंग द ओहायो रिवर्स रादर देन पिट्सबर्ग इटसेल्फ, है ना। तो पिट्सबर्ग से अब और शिफ्ट हो गई है कहाँ पर? जहाँ पर और पानी अच्छा है ना, ताकि क्या हो सके, जहां से चीजें जा सके। याद है हमने डायग्राम पढ़ा था इंडस्ट्री वाला आफ्टर 1950, है ना। तो पिट्सबर्ग से अब और इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है टुवर्ड्स जहां पर पानी या फिर जहां सी या ओशन इजीली अवेलेबल है। फिनिश स्टील इज ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट जैसे स्टील बना उसको लैंड या सी रूट से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, है ना। मेजर है इसमें क्या? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्टर्स ऑफ लोकेशन, फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्या हमारा 8:2 जो हमने पढ़ा था, 8:4:1 वाला जो रेशो था, ठीक है। आयरन CI और लाइमस्टोन CIL, कोल, आयरन और लाइमस्टोन। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें मुझे लगता है कि यार इजी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन तुम लोग एक बार देख लो। सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट इसमें मैं बताऊं तो ये है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, है ना, दो चीजों के बीच में डिफरेंस करने के लिए आ जाएगा। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर ये भी मैं कहूंगी तुम एक बार सॉल्व करके एग्जाम में जाओ। तो दिस आर योर शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। नाउ फाइनली भाई 1 पेजर, तो 1 पेज थोड़ा सा इसमें अलग है, मतलब तुम्हारे लिए टाइप्स वाला मैंने अलग से 1 पेजर बनाया है और तुम्हारे 4 1 पेजर्स इसमें है, ठीक है। इंडस्ट्री में सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या होता है, ठीक है, रिस्क रिडक्शन मेजर्स क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टील, चेंजिंग लोकेशंस। तुम देख लो यार आराम से, फिर तुम बोलते हो मैम स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते, तुम देख लो आराम से। दिस इज द फर्स्ट 1 पेजर, दिस इज द सेकेंड 1 पेजर। नेक्स्ट इज कि आयरन और स्टील में इंडिया के मेजर स्टील प्रोडक्शन एरियाज कौन कौन से हैं, टिस्को के बारे में और पिट्सबर्ग के बारे में तुम्हें देखने को मिलेगा। और जो लास्ट 1 पेजर है तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री का मैंने एक अलग ही बना दिया है कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे और ओनरशिप के बेसिस पे। आई होप कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं, इजीली तुम्हें समझ में आ जाएगा। 4 इंडस्ट्रीज के 1 पेजर है। दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, दिस इज द थर्ड, नॉट फोर्थ, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द
फोर्थ वन। तो आई होप ये समझ में आ गई होंगी, एकदम अच्छे चमक गया होगा। अगर लेक्चर चमका है, सब समझ में आया है, तो कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है? चमका मैम। और ओवरऑल आपके लेक्चर का जोश कैसा था ये भी तुम लेक्चर में लिख सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो कि द जोश वाज हाई और लो। ठीक है, आई होप ये चैप्टर समझ में आ गया है। तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स सबको क्या करने हैं? कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करने हैं शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, मिलूंगी तुमसे अगले लेक्चर में जहां और मस्ती होगी और धमाका होगा और पढ़ाई होगी। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।